स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर होता है, एक कॉइल होता है, इसके अंदर एयर रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर। अब इसका जो कूलिंग होगा, इसका कूलिंग क्या होगा, नेचुरल एयर ही होगा, ठीक है, नेचुरल एयर ही होगा। और इसको हम इसका कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। ये बेयर टाइप का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बेयर टाइप, मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर। तो एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर का कुछ डिसएडवांटेज देख लो। इसका एडवांटेज सिर्फ यही है कि ये करंट को लिमिट करता है, ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेज है वो देख लो। इसका जो डिसएडवांटेज है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड। लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड, क्यों लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल एयर से ही कूल होता है, या तो फिर हम बाहर से इसे कूल करते हैं, ठीक है, नेचुरल एयर से। इसलिए इसका जो स्पेस होगा वो बहुत लार्ज होगा। लार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, ये कूल नहीं हो सकेगा, ठीक है, इसका कूलिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसका जो स्पेस होगा वो बहुत लार्ज होना चाहिए। नंबर 2, डिफिकल्ट इन कूलिंग। इसको कूल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई कूलिंग अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं रहता है। मैंने फर्स्ट ही बोला था कि ये पूरा बेयर होता है, ठीक है, पूरा बेयर होता है, मतलब ओपन होता है। ये सिर्फ एयर से ही, नेचुरल जो एयर है वो एयर से ही ये कूल होता है, ठीक है। सो इसका जो कूलिंग सिस्टम है, इसका जो कूलिंग है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अनसुइटेबल फॉर आउटडोर पर्पस, मतलब कि ये आउटडोर ऑपरेशन के लिए अनसुइटेबल है। क्यों अनसुइटेबल है, क्योंकि इसका कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए ये आउटडोर के लिए अनसुइटेबल होगा। फोर्थ क्या है, दिस इज यूज्ड अप टू 33 केवी। इसे हम 33 केवी तक ही यूज करते हैं, ठीक है, अप टू 33 केवी हम एयरपोर्ट टाइप जो रिएक्टर होता है इसे हम यूज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है, इसका लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, ये नेचुरल एयर से कूल होता है, इसलिए इसका स्पेस भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये कूल हो पाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन कूलिंग, एक्स्ट्रा कूलिंग अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इसका कूलिंग जो होता है क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये तो एटमोस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी हवा हवा ज्यादा होगा, एयर ज्यादा होगा, कभी कम होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत डिफिकल्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से चालू हो गया। तो देखो, तो सेकंड पॉइंट डिफिकल्टी इन कूलिंग। थर्ड क्या है, अनसुइटेबल फॉर आउटडोर ऑपरेशन, क्योंकि इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए ये आउटडोर ऑपरेशन के लिए अनसुइटेबल होता है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है क्या है, वो है ये सिर्फ 33 केवी तक ही इसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम इसे यूज नहीं करते। तो ये हो गया एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर। तब हम देखते हैं ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर क्या होता है।
तो ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर क्या होगा? देखो, ये जो रिएक्टर यहाँ पर है, ठीक है, ये रिएक्टर, इसके अगर अंदर हम कोर दे देते हैं, ठीक है, ये कोर है, मान लो कि ये कोर है, आयरन कोर, ठीक है, आयरन कोर, मतलब पहले क्या था, एयर कोर था, अब एक आयरन कोर है, आयरन कोर के ऊपर हम इस कॉइल को लगाते हैं, ठीक है, तब ये बन जाता है क्या, आयरन कोर टाइप रिएक्टर। सो इस रिएक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, इस रिएक्टर के ऊपर हम ऑयल रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑयल होता है, ऑयल होता है, ठीक है। तो ये ऑयल के ऊपर रखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर हो गया। जैसे कि देखो, तो जैसे कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में भी तो हम ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस दो है, एक है कूलिंग और दूसरा क्या है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो यहीं पर भी ये ऑयल वही काम करेगा, ये ऑयल क्या करेगा, ये ऑयल इंसुलेशन को प्रोवाइड करेगा, मतलब बॉडी से इस जो हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या कॉइल है, इसको सेपरेट रहेगा, इंसुलेट करेगा, और ये जो ऑयल होता है, ये ऑयल क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा, मतलब कूलिंग पर्पस के लिए हमें ऑयल यूज करते हैं। तो याद रखना कि ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर में जो ऑयल यूज होता है, उसका दो ही काम है, क्या है, फर्स्ट वो कूलिंग प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या करता है, वो इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है। तो ये ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, एयर कोर ऑयल इमर्स टाइप, मतलब कि वो पहले वाला फर्स्ट जो देखा था एयर कोर टाइप रिएक्टर वही है, उसको अगर ऑयल में हम सर आपका माइक ऑफ है सर। बार बार ये कट जाने से दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखो, तो ऑयल ऑयल टाइप जो ऑयल टाइप रिएक्टर होता है, बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक क्या होता है, एक आयरन कोर ऑयल इमर्स टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, एयर कोर ऑयल इमर्स टाइप, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये आयरन कोर, क्योंकि इस कॉइल कॉइल कोर एक आयरन कोर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ऑयल है, मतलब ऑयल में इसे हम रखते हैं। तो ये बन गया हमारा आयरन कोर ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर। और दूसरा क्या है, ये है एयर कोर ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर। जब फर्स्ट हमने देखा था कि एयर कोर रिएक्टर उसी तरह का ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ऑयल होता है, ठीक है। ये ऑयल क्या करता है, ये ऑयल
कूलिंग और इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये दो टाइप हो गया हमारा ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर। तो am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ये नेट के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से क्लास लेना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका जो एडवांटेज है, ऑयल टाइप जो रिएक्टर होता है, ऑयल टाइप रिएक्टर का जो एडवांटेज होता है वो देख लेते हैं। ये क्या है? ये होता है ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर, ठीक है, इमर्स टाइप रिएक्टर। ये जो ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर होता है, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इज सुइटेबल फॉर बोथ आउटडोर एंड इंडोर ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ये आउटडोर के लिए और इंडोर के लिए दोनों में ही क्या है, सुइटेबल होगा, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज। इसका साइज जो होता है, क्या होता है, वो जो एयर टाइप रिएक्टर होता है उसका कंपैरिजन में ये छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा कूलिंग प्रोवाइड किया गया, एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम है इसके, तो इसको कूल करने के लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जैसे कि एयर टाइप रिएक्टर में होता है। वहां पर तो ऑयल नहीं होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, इसलिए इसका साइज भी स्मॉल होता है। मतलब कि सेम रेटिंग में एक एयरकोट टाइप रिएक्टर और ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर दोनों में साइज ऑयल रिएक्टर का कम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? दे हैव हाई थर्मल कैपेसिटी। जब यहाँ पर कूलिंग के लिए ऑयल यूज हो रहा है तो इसका थर्मल कैपेसिटी भी हाई होगा, है कि नहीं। मतलब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन सहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कूल कर सकेगा, ठीक है। इसलिए इसका क्या होता है, इसका थर्मल जो कैपेसिटी होता है वो हाई होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इकोनॉमिकल फॉर यूज एनी लेवल ऑफ वोल्टेज बियॉन्ड 33 kV। मतलब 33 kV के ऊपर इसे यूज करना इकोनॉमिकल होगा। क्यों? क्योंकि 30 इसे अरेंजमेंट करने के लिए तो देखो बहुत सारा इक्विपमेंट है, मतलब कि इसका जो कॉस्ट होगा एयर टाइप रिएक्टर से बहुत ज्यादा होगा। तो 33 kV के नीचे हम नॉर्मली एयरपोर्ट टाइप रिएक्टर से ही काम चला सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा होगा तभी हम ये ऑयल टाइप रिएक्टर को यूज करेंगे, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे यूज करेंगे तो क्या होगा, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप का रिएक्टर होता है, एक क्या होता है एयरपोर्ट टाइप, एक ऑयल कोट टाइप, ठीक है। अब हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकेशन ऑफ रिएक्टर। मतलब कि हम सिस्टम में इस रिएक्टर को कहां पर लगाते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रिएक्टर, बेसिकली हम तो जानते हैं कि ये जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है कि नहीं। सिस्टम के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका लोकेशन कहाँ होगा, इसका लोकेशन कहाँ होगा, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
देयर लोकेशन, इसे हम, इसका 4 कैटेगरी होता है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है जनरेटर रिएक्टर। दूसरा क्या है? नंबर 2 फीडर रिएक्टर, फीडर रिएक्टर, और फीडर सर्किट रिएक्टर भी बोल सकते हैं इसे, फीडर रिएक्टर, ठीक है। ये जनरेटर रिएक्टर मतलब जनरेटर के साथ सीरीज में होता है, ये फीडर के साथ सीरीज में होता है। तीसरा क्या है? तीसरा है बसबार रिएक्टर, ठीक है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है, फिफ्थ नहीं, ये बसबार रिएक्टर, रिएक्टर भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। बसबार रिएक्टर 2 टाइप का होता है, एक रिंग टाइप होता है और दूसरा क्या होता है? टाई टाइप होता है। एक क्या होता है? रिंग टाइप होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टाई टाइप, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसे डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल में हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है जनरेटर रिएक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्या है? जनरेटर रिएक्टर। क्या होता है जनरेटर रिएक्टर? क्या होता है? यहाँ पर इस सिचुएशन में देखो, जनरेटर का जो ये जो रिएक्टर होता है ना, ये जनरेटर के साथ या फिर क्या क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटर के साथ सीरीज में रहता है, ठीक है। ये अल्टरनेटर के साथ सीरीज में रहता है। मान लो एक सिस्टम है, यहाँ पर 3 अल्टरनेटर है, ठीक है, 3 अल्टरनेटर है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बस बार है, ये क्या है? बस बार से आउटगोइंग हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं, इसे हम फीडर कहते हैं। और ये क्या है? ये है बस बार, ठीक है, इसे कहते हैं बस बार। ये हो गया हमारा जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ठीक है। सो जनरेटर से पावर कहां तक कहां आता है? बस बार, एक कॉमन बस बार होता है, ठीक है। कॉमन बस बार के ऊपर आता है, वहां से जो आउटगोइंग होता है मतलब टुवर्ड्स लोड सेंटर, लोड की तरफ जो लाइन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्टर होता है, ये सारे के सारे क्या है? ये रिएक्टर है। तो जब हम इस रिएक्टर को जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब कि इस पोजीशन में कनेक्ट करेंगे, तब हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जनरेटर रिएक्टर। तब हम इसे, इसको क्या कहेंगे? जनरेटर रिएक्टर, ठीक है। इसे हम जनरेटर रिएक्टर कहेंगे। अब देखो, इसका कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं क्या है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि ये फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा और क्या करेगा? फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा और जनरेटर को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। जनरेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा हम अभी देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप एंड
पावर लॉस। देखो ये तो हमारा फीडर लाइन है, मतलब जनरेटर से बास बार होके फीडर होके हमारा जो सप्लाई आता है, ठीक है, फीडर से सप्लाई आता है। तो 24 आवर्स क्या है, इसमें सप्लाई आएगा, इस फीडर में भी सप्लाई आएगा, इस फीडर में भी सप्लाई आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, सीरीज में अगर हम रिएक्टर को लगाते हैं तो सीरीज ये रिएक्टेंस के अंदर क्या होता है, रिएक्टर के अंदर रिएक्टेंस होता है। पिछले क्लास में हमने जब रिएक्टर का डिसएडवांटेज एडवांटेज डिस्कस किया था, तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंस होता है। तो रिएक्टेंस क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है, एंड इस यहाँ पर क्या होता है, पावर लॉस होता है। ठीक है, पावर लॉस किस वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्टर का दो डिसएडवांटेज क्या हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, पावर लॉस होगा और पावर फैक्टर पोर होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, नेचुरली ऐसा होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर इस पॉइंट पे वही बताया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस। ठीक है, क्योंकि 24/7 ये तो सर्विस देगा ना, 24 आवर्स क्या होगा, यहाँ से पावर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर रिएक्टर होता है तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप एक पावर लॉस होगा। ठीक है, 24 आवर्स होगा। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। इफ शॉर्ट सर्किट, if short circuit occur on any feeder, the voltage at bus may drop to लो वैल्यू। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, देखो अगर किसी भी पॉइंट पे फॉल्ट होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर एक फॉल्ट हो गया, तो क्या होगा, जनरेटर से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के वजह से ये जो बास बार होता है ना, ये बास बार क्या होगा, इसका भी जो यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब कि इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज लो हो जाएगा। ठीक है, इसका वोल्टेज लो हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम अराइज करेगा। और हम फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके वजह से इसका जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, वो सिंक्रोनाइजेशन फेल कर सकता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन फेल कर सकता है। तो बेसिकली तुमने तो मशीन में पढ़ा ही होगा कि जनरेटर अल्टरनेटर तो पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या है कि जब हम किसी भी जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज सेम होना चाहिए, है कि नहीं, उसका वोल्टेज सेम होना चाहिए। मतलब ये 10 kV का होगा तो ये भी 10 kV का होना चाहिए, ये भी 10 kV का होना चाहिए। तीनों का वोल्टेज तीनों है या 4-5 जितना जनरेटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सभी का वोल्टेज सेम होना चाहिए और इसका पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, और क्या है, इसका जो फेज एंगल होता है फेज एंगल भी सेम होना चाहिए। तो ये सब एक होना चाहिए। जब पैरेलल ऑपरेशन हम पैरेलल में किसी भी अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन को क्या होगा, इस कंडीशन को अप्रूव होना होगा, मतलब कि इस कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम इन जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक अगर ये जनरेटर हम पैरेलल में लगा दे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया, सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर ये जो कंडीशन हुआ, इस कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसका सिंक्रोनाइजेशन फेल हो सकता है। और सिंक्रोनाइजेशन अगर फेल होगा तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा,
ये बाकी जो फीडर यहाँ पर है ना, उस फीडर के ऊपर एक इफेक्ट आएगा, ठीक है, सिस्टम फेल भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, क्या है कि इसका जो बस बार वोल्टेज है, बस बार वोल्टेज लो होने के वजह से इसका सिंक्रोनाइजेशन फेल हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अदर फीडर ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है, अदर फीडर ऑल्सो अफेक्टेड। तो ये जनरेटर का ये जो सिंक्रोनाइजिंग वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एसी मशीन में तुम सब पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके होगे। तो बेसिकली यही है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाएगा तो पहले पॉइंट में ही तो बोल दिया कि इस फीडर पे भी इफेक्ट आएगा, तो वही थर्ड पॉइंट पे कह रहा है कि अदर फीडर ऑल्सो इफेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो डिसएडवांटेज। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? इसका सिर्फ यही एडवांटेज है, देखो ये रिएक्टर जनरेटर से सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है मतलब यहाँ पर फॉल्ट हो गया तो देखो जनरेटर से अब तो फॉल्ट पॉइंट तक ये जनरेटर के साथ ये रिएक्टर सीरीज में होने के वजह से ये जनरेटर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि जनरेटर का जो इंटरनल रिएक्टेंस है उस रिएक्टेंस के साथ ये रिएक्टेंस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जनरेटर को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका यही एक एडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरेटर रिएक्टर। अब सेकेंड हम देखते हैं फीडर रिएक्टर। फीडर रिएक्टर क्या होता है? यहाँ पर यहाँ पर जो एक क्या है डिसएडवांटेज है, क्या है? इसका सिंक्रोनाइजेशन लो हो सकता है या फिर फेल हो सकता है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। क्या चेंज करते हैं देख लेते हैं। फीडर ये जो रिएक्टर का लोकेशन है उस लोकेशन को हम चेंज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम, ये सेकंड पॉइंट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। देखो ये इनोड जनरेटर है, सॉरी ये क्या है? बास बार है, ठीक है। जनरेटर बास बार के साथ कनेक्ट है। अच्छा अभी 1 मिनट ही बाकी है, अगर कट जाए तो फिर से ऐड हो जाना, ठीक है। जनरेटर 1, जनरेटर 2, क्या हुआ? जनरेटर 3, ठीक है। और ये बास बार से जो आउटगोइंग हो रहा है क्या हो रहा है? फीडर, ठीक है। तो हम अब इस रिएक्टर को फीडर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीडर रिएक्टर, ठीक है। ये तो बास बार है, ये क्या है? रिएक्टर है, ये क्या है? फीडर है। तो क्या हो गया? बास बार के साथ यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है रिएक्टर। तो इसका एडवांटेज क्या है?